नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम सत्यहिंदी.com पर एक बिल्कुल अलग विषय पर बातचीत करेंगे। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, इन पर हम लोग बात करते रहे हैं, चुनावों पर बात करते रहे हैं, कोविड की महामारी पर बहुत सारी बात की है और बहुत सारे फिलोसॉफिकल विषयों पर हम लोग बात करते रहे। आज हम बिल्कुल उससे हट के बात कर रहे हैं और जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे गृह जनपद के ही पुराने मेरे मित्र हैं। 4 दशकों से ज़्यादा हम लोगों की मैत्री है। अपने अपने एरिया में सबने काम किया नौजवान होने के बाद, और ये बड़ी खुशी होती है जब मित्र लोग मिलते हैं कि सबने अपने अपने क्षेत्रों में अपने को उल्लेखनीय बनाया। तो मेरे साथ हैं अखिलेश, साहित्यकार हैं और करीब 23 वर्षों से हिंदी में इस समय मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि मेरा इसमें जनपदीय आग्रह भी हो, लेकिन मैं पाता हूँ कि हिंदी की इस समय सबसे अच्छी एक पत्रिका का वो संपादन कर रहे हैं। 23 वर्षों से अनवरत ये जारी है, ये वो कर सके हैं, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। चूंकि वो साहित्यिक पत्रिका है तो ऐसी पत्रिकाएं अनवरत निकाल पाना, ऐसा कोई काम अनवरत कर पाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। उस पत्रिका का बड़ा मान है, उसका नाम है तद्भव। अभी उसके कुछ अंक मैं आपको इसमें लिंक पे लगा दूंगा और आप देख सकेंगे। अखिलेश जी ने करीब 4-5 इनके कहानी संग्रह है, बहुत कहानियां लिखी हैं और इस पत्रिका का संपादन मैंने आपको बताया ही। एक गद्येतर पुस्तक है उनकी, और इसके अलावा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख आलेख, इंटरव्यू और ये सब रहे हैं, और तमाम हर तरह की साहित्यिक गतिविधियों में वो रहे हैं। बहुत ही पुरस्कृत भी रहे हैं, वो सब मैं उन्हीं से पूछ लूंगा और आपको अभी बताएंगे। लेकिन उनसे हम बात करेंगे कि आज एक राजनीति शास्त्र के छात्र होने के नाते और अनवरत पत्रकारिता करने के नाते कुछ कौतूहल जगता है कि हमारे वक्तों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अनवरत आए हैं। उसमें कभी हमेशा ही ये रहा कि कभी अंतर्राष्ट्रीय, कभी राष्ट्रीय, और ज्यादातर राष्ट्रीय चैलेंजेस बने रहे और वो बढ़ते चले गए। साहित्य में इस दौरान क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, ये उनसे हम बातचीत करेंगे। और वो कितना समाज सापेक्ष है, उसका असर कितना है, हमारे अतीत में जो उसकी भूमिका थी और अब जो उसकी भूमिका है वो कहाँ और कैसे है, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे और शायद आपको एक नए तरह के इस प्रोग्राम में आनंद आएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सामाजिक परिवेश में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं इस समय, जो सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इस समय बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसे 45 सालों में सबसे ज्यादा कहा गया। महामारी की वजह से भी, और कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां जो 2014 में मोदी जी के आने के बाद लागू हुई, नोटबंदी और अन्य, उससे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हमारे यहाँ एक बहुत बड़े हिस्से में गरीबी बढ़ी है। करीब 23-24 करोड़ नए लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए, और ऑक्सफैम वगैरह ने इस पर चिंता जताई है। इसकी वजह से राजनीतिक उथल पुथल है और देश में एक ऐसा वातावरण है कि लोग विभाजित हो गए हैं। अपनी जो उनकी राजनीतिक राय है उसको लेके उत्तेजित बहुत है और विभाजित हो गए हैं। उनकी राय में तनाव है, बातचीत करना उतना सहज नहीं है, मित्रों में परेशानियां हुई हैं और नाते रिश्तेदारों तक में लोगों को समस्याएं हुई हैं। एक तनाव का वातावरण है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब रेटिंग होती है कि लोग दुनिया में कहाँ कितने खुश हैं, तो पाया गया कि भारत उसमें बहुत निचली पायदान पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से भी बहुत नीचे है। भारत में लोग ज्यादा तकलीफ में है, मानसिक रूप से ज्यादा तनाव में है। ये स्थितियां हैं। इसको हम साहित्य में कहाँ और कैसे पाते हैं? वर्तमान साहित्य में इसका प्रतिनिधित्व किस स्तर पर हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। कि हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही है, तो वो शुरू से ही जो हमारी सामाजिक चिंताएं हैं, यानी हमारा जो समय है, वो जिन मुद्दों पर मुठभेड़ करता रहता है, साहित्य कमोबेश आगे या पीछे वो भी उससे काउंटर करता रहता है। आप जानते ही हैं कि प्रेमचंद ने बहुत पहले हमारे देश की, जहां से एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक साहित्य की एक बड़ी सुदृढ़ परंपरा शुरू होती है,
जी वो खुद अपने समय में उन्होंने कहा कि साहित्य का एक उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा है। और उनके वक्त में जो मुख्य समस्याएं थी, दिलचस्प है कि आज इतने वर्षों बाद हम पाते हैं कि वक्त के इतने पड़ाव बीतने के बाद भी हम लगभग उन्हीं समस्याओं से रूबरू हैं। जैसे उनके समय में एक साम्राज्यवाद और महाजनी पूंजी की समस्या की तरफ उन्होंने संकेत किया, वह भी आज आप देखें बरकरार है। सांप्रदायिकता की समस्या से प्रेमचंद लड़ते रहे लगातार, वो आज और विकराल रूप में हमारे सामने है। और स्त्री के ऊपर जो अत्याचार था वो आज अधिक विभत्स रूप में हमारे सम्मुख है। तो ऐसा लगता है जैसे समाज की का जो पहिया है वो एक ही जगह पर घूम रहा है, बल्कि उसमें एक लड़खड़ाहट भी आ गई है। तो हम अपने समय में साहित्य चाहता तो है, कर भी रहा है, लेकिन समस्याएं यथार्थ इतना भयानक हो गया है कि वो फैंटेसी से भी ज्यादा कष्टपूर्ण और विस्मित कर देने वाला है। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि लोग जो हैं बट गए हैं, तो बांटना दरअसल इस समय का एक रूपक आप समझ सकते हैं है। जैसे अमीरी और गरीबी का भेद, वहां आपको बंटवारा मिलेगा। दूसरी तरफ स्त्री पुरुष के बीच जो एक तनाव होना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो जब और बेरोजगारों के बीच अमीर गरीब, जात पात, सवर्ण और जो हमारी दबी हुई जातियां रही हैं, समुदाय रहे हैं, तो वो अपने को एडजस्ट करते हैं। और जब एडजस्ट करते हैं तो असर्ट भी करेंगे, और इस असर्ट करने की प्रक्रिया में एक तनाव और विभाजन पैदा ही होता है। हमारे समाज की बुनियादी संरचना में हुआ है, तो ऐसे भी वो आएगा। इधर दिक्कत यह है कि लोग मुखर होकर के, जब तक हमारा जो सवर्णवादी जो वर्ण व्यवस्था में जो छोटे पायदान पर लोग थे, जब तक वो नहीं बोलते थे, उनकी आवाज नहीं थी, उनकी कोई राजनीतिक उनका ग्रुप नहीं था, तब तक उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। लेकिन आज उन्होंने बोलना शुरू किया है, आज स्त्रियों ने बोलना शुरू किया है, तो हर आदिवासियों ने बोलना शुरू किया है। तो एक तो जो आप कह रहे हैं कि टकराहट सुनाई पड़ती है, वो इस वजह से कि हमारी तमाम दबी हुई आवाजों ने बोलना सीख लिया है और अब बोलने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ जिसे कहते हैं कि हमारे दुख, हमारी आत्मा पर इस तरह जो कष्ट मिल रहा है, चाहे वह आर्थिक असुरक्षा का कष्ट हो, चाहे वह एक सत्ता द्वारा किए गए दमन का जो कष्ट है, तो जब ज्यादा कष्ट होगा, उसका ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो भी आदमी बोलेगा। और तीसरी तरफ जो मेरा इशारा सामुदायिक विभाजन पर था। इन दिनों सामुदायिक विभाजन जो है हमारी राजनीति का केंद्रीय भाव है, और उस जो जी 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 इस तरफ आप कह रहे हैं कि सामुदायिक विभाजन, वो एक जो हमारे यहाँ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और यह जो सीधे शब्दों में कहें तो भाजपा की जो सत्ताधारी राजनीति रही है, और तो उसने एक लंबी मेहनत के बाद वो विभाजन, जो पहले लगता था कि फौरी है, यानी दंगे होते थे और तत्काल एक बड़ा ही उसमें तनाव पैदा होता था, लेकिन जब वो दंगे खत्म हो जाते थे तो फिर वो कम्युनिटी, वो समुदाय, दोनों समुदाय प्रेम से रहने लगते। ये सब समकालीन साहित्य में प्रतिबिंबित हो रहा है क्या? ऐसे कुछ उदाहरण हमारे शुरू से हो रहा है, जैसा मैंने कहा, ये मैंने शुरू से कहा। आप प्रेमचंद अपने समय में लिखते हैं कि सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की खाल ओढ़ करके आती है। ठीक, आज के लेखकों का कुछ लिखा बताएं। जैसे आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह ने उपन्यास लिखा बाबरी मस्जिद के आंदोलन पर, उन्होंने जब ये चल रहा था, उसके बाद उन्होंने उपन्यास लिखा पूरी पृष्ठभूमि पर। अभी हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं गीतांजलि श्री का उपन्यास अभी बुकर में लिस्टेड हुआ है, और उनका एक उपन्यास था हमारा शहर उस बरस। आप देखें कि जो जिस सांप्रदायिक तनाव की बात आप कर रहे हैं, जिस विभाजन की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी जो वैचारिक मीमांसा है उस उपन्यास में आपको बहुत विधिवत आपको उसकी तैयारी दिखाई पड़ेगी। रविंद्र कालिया का उपन्यास खुदा सही सलामत है, और जो एक मानसिक स्तर पर कैसे एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति, एक नौजवान तेजस्वी सेकुलर नौजवान, कैसे इस
विभाजनकारी राजनीति के चलते कैसे उसमें भी एक कम्युनल भाव पैदा होने लगता है। एक बहुत सुंदर उपन्यास जो है दास्ताने लापता, इन्होंने मंजूर एहतशाम साहब का उपन्यास है। तो एक नहीं, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, कहानियां लिखी गई हैं। मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, नए रचनाकारों में आप देखिए, मनोज कुमार पांडे, सब लगभग शायद ही कोई ऐसा कथाकार हो आज का जिसने इस समस्या पर न लिखा हो। दिक्कत वहां पैदा होती है जब बहुत सारे लोग उसको वैचारिक स्तर पर तो मानते हैं कि ये वैचारिक स्तर पर उनकी समझ ये तो अच्छी बन जाती है, लेकिन उसका एक कलात्मक रूपांतरण नहीं कर पाते हैं। तो रचना की अच्छी होने बुरी होने का भेद हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे साहित्यिक समाज ने इस चीज को अनदेखा किया, इस विकराल समस्या को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया। कवियों में आप देख लीजिए, सारे कवियों ने लिखा। जैसे बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी तो उस समय एक पूरी कविता संकलन तैयार हुआ था, जो उस थीम पर जो एक वैमनस्य पैदा किया गया था समुदायों के बीच, उस पर बहुत अच्छी संकलन हुआ था। और अभी मोदी जी की सरकार, जब हमारे प्रधानमंत्री हुए मोदी जी, और उसके बाद ये प्रक्रिया तीव्र हुई सामुदायिक द्वेष और विभाजन की, तो एक कविता की पूरी सीरीज ही शुरू हो गई थी, कविता 16 मई के बाद, और उसमें भी संकलन बने, तमाम सारे कवि शामिल हुए। तो लोग लड़ रहे हैं। अब ये अलग समस्या है कि एक शब्दों की आवाज, शब्दों का असर कितना, यह साहित्य का असर लोगों पर कितना हो रहा है। आप समाज को देखिए और चुनावी परिणामों को आप देखिए, तो बड़ी निराशा भी होती है कि असर जितना होना चाहिए उतना क्या, शायद बहुत कम हो रहा है। क्या ये जो वर्तमान साहित्य है, इसकी उपस्थिति जो आधुनिक माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने चूंकि हर चीज की जगह ले ली है, हम आप भी उसका ही उपयोग कर रहे हैं, इन सब पर उसकी उपस्थिति कम से कम हिंदी में क्या मुझे तो नहीं बहुत प्रभावशाली, या प्रभावशाली तो क्या कहिए, मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आती। ये भी है कि तकनीकी विकास के क्रम में उसमें हिस्सेदारी पीछे छूट रही है, या पुराने ही तौर तरीकों से हम साहित्य को रच के लोगों तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। क्या आबादी के अनुपात में पाठकों वगैरह की तादाद बढ़ी है? क्या नई पीढ़ी में इस समय क्या है इसको लेकर? देखिए, दो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि तकनीक के इस्तेमाल की चीज, तो मुझे लगता है जैसे फेसबुक, तो शायद हिंदी के 2-4 रचनाकार होंगे जो फेसबुक पर उपलब्ध नहीं है। आप और मुझे लगता है कि लगभग 98-99% या 99 से भी ज्यादा प्रतिशत जो है वो फेसबुक पर सक्रिय है। और वो सक्रिय होना केवल यहीं तक सीमित नहीं होता है, जितना मुझे जानकारी है, कि वो केवल अपनी रचनाओं, वो भी करते हैं, अपनी रचनाओं के बारे में करते हैं, तो अपने जन्मदिन, किसी का जन्मदिन है, वो सब भी होता है, जो सोशल मीडिया का अपना सामाजिक व्यवहार है, जो उसकी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो फेसबुक पर दिलचस्प आप पाएंगे कि जहां सोशल मीडिया पर सामान्य रूप से वो बीजेपी को बड़ी बढ़त उसमें मिलती है, या आरएसएस के विचारधारा से का अनुगमन करने वाले लोगों को बड़ी, जिसे कहते हैं कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री, लेकिन आप फेसबुक पर आप अगर हिंदी लेखकों की आप पोस्ट देखें तो लगातार वो एक साझी संस्कृति के पक्ष में, फासिज्म और सांप्रदायिकता के विरुद्ध अपना हस्तक्षेप वो जारी रखते हैं और उसे व्यक्त करते रहते हैं। अब दूसरी चीज है कि प्रकाशन की दुनिया में तो उसमें वो संस्थागत चीजें हैं। जब संस्थागत चीजें होंगी तो लेखक इंडिविजुअल होता है, राइटिंग भी इंडिविजुअल होती है। जैसे मैंने कोई चीज लिखी, मैंने उपन्यास लिखा, और वो विधागत भी होता है। जैसे कवियों को आप पाएंगे कि उनकी बहुत सारी सामग्री आपको दिखेगी, लेकिन एक उपन्यासकार के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं रहता है, वो क्या करेगा। लेकिन अभी जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं नाम भी लूंगा, जैसे भी एक बिंज नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, तो उन्होंने सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उसमें इस्तेमाल से एक बहुत सारी रचनाएं उन्होंने डाली हैं। हिंदी समय .com है और प्रतिलिपि है,
गद्य कोश है, कविता कोश है। कविता कोश में कुछ कुछ कवियों, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन जैसे कवियों पर पता चला उनका सर्च आप देखें तो 1-1 लाख, 1.5 लाख उनकी भी सर्च होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इससे एकदम अज्ञानी है। खास तौर पर जो नई पीढ़ी के हमारे साथी रचनाकार हैं, वो खूब एक्टिव होते हैं, खूब अपनी बातें रखते हैं। हम लोग जब, आपको भी याद होगा, हम लोगों का एक ही समय था, छात्र आंदोलन वगैरह हम लोगों के इर्द गिर्द जब होते थे, हम उसमें भागीदार थे, तो दुष्यंत जी की रचनाएं थी, पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए। बाद में पाश की रचनाएं आई, गोरख पांडे की रचनाएं आई, जो लोगों के मतलब आंदोलनों वगैरह में वक्ताओं का मुख्य भाष्य होती थी, और लोग उससे बहुत प्रभावित होते थे। जो कुछ कहना होता था, भाषण आधे घंटे का अपनी जगह था, लेकिन वो 4 पंक्तियां नीचे तक चली जाती थी और तालियों में काम कर जाती थी वो। जी जी काम करती थी, और लोगों को याद रहती थी, उसका बड़ा प्रयोग होता था, बहुत अच्छा लगता था। वैसी पंक्तियां अब रची गई होंगी, मुझे नहीं जानकारी, मैं एकदम टच में नहीं हूँ, इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान ऐसे इस तरह की कविताएं, इस तरह की पंक्तियां हैं क्या प्रचलन में, जो मुझे नहीं जानकारी, हमारे दर्शकों को भी शायद ना हो, तो सुने तो आपके जरिए उनको पता लगे। ऐसी चीजें क्रिएट हुई हैं क्या इस पूरे दौर में, उसके बाद जब पाश और गोरख पांडे और उसके पहले दुष्यंत नहीं रहे? देखिए, जो जिन कवियों को हम लोग याद कर रहे हैं, जिन रचनाओं को या जिन पंक्तियों को, तो उसमें रचयिता का ही अकेला योगदान नहीं था। उसमें ऐसी राजनीति थी, ऐसा समय था, ऐसे लोग थे। तो जब एक जन आंदोलन होगा समाज में, तो ऐसी पंक्तियों के रचने का उत्साह पैदा होता है। आज आप देखिए क्या उस तरह के जन आंदोलन या हमारी राजनीतिक पार्टियों का, ये सारी चीजें वामपंथी राजनीति से निकली थी। ये सारे ये जो पंक्तियां हैं, जो कविताएं हैं, नागार्जुन वगैरह, यह आंदोलन से निकली थी। तो हमारे समाज में आंदोलन नहीं रह गया है। अब लेखक भी बाहर, तो जब आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन जैसे कांग्रेस का आंदोलन था आजादी के पहले, जब हमारा आंदोलन था, तो बहुत सारे हमारे कवि थे, उस तरह कथाकार थे, उस तरह की चीजें लिखते थे। तो मुख्य चीज ये है कि हमारे समाज की जो बुनियादी संरचना मौजूद है, उसमें क्या ऐसी चीजों के लिए गुंजाइश है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि लेखक तो करता रहता है, क्या उस राजनीति की पहुंच है? मुझे लगता है कि राजनीति ने साहित्य से अपना संवाद, अपना रिश्ता धीरे धीरे लगातार, और हर पार्टी में मैं कहूँगा, खुद कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में और इंदिरा जी के समय में जो साहित्यकार और राजनीतिज्ञ के बीच जो एक सेतु रहता था, खुद पंडित जी के संबंध बहुत सारे हिंदी लेखकों से बहुत अच्छे थे। आपको प्रेमचंद, उनकी जीवनी का अनुवाद, प्रेमचंद ने पंडित नेहरू की जीवनी का अनुवाद किया। खुद रेणु से जयप्रकाश जी के बड़े निजी रिश्ते थे, बहुत अच्छे संबंध थे, नागार्जुन से थे। लेकिन क्या आज मुझे नहीं लगता कोई हिंदी के का एक लेखक भी ऐसा है जिसका अपने समय के प्रमुख राजनीतिज्ञ से कोई संवाद हो। वो मैं केवल बीजेपी को दोष नहीं दे रहा हूँ, या जो दूसरी तरह के राजनीतिज्ञ हैं, जो आंदोलन धर्मिता से निकले हैं, उनका भी कोई रिश्ता नहीं रह गया है। तो ऐसे में लेखक, लेकिन जहां तक विरोध का, प्रतिपक्ष बनने का प्रश्न है, तो ये बेसाख्ता कहा जा सकता है, निसंकोच कहा जा सकता है कि हिंदी का जो मुख्य स्वर है, हिंदी समाज के, हिंदी के लेखकों का, वो सत्ता का प्रतिपक्ष बनने का स्वर है, और वो अपना हस्तक्षेप करता रहता है। अभी एक उपन्यास घुंघरूलाई का कोरस, रणेंद्र का उपन्यास आया, उसमें भी वो आंदोलन धर्म, जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं, वो आंदोलन धर्मिता भी है, और जिसे कहते वो यथार्थ भी है, जो यानी जो फासिज्म को लाने की, सांप्रदायिकता के रंग में रंगने की जो कोशिश की जा रही है एक शक्तियों द्वारा, तो उसके खिलाफ एक अपना मत प्रकट करता है उपन्यास। वो एक सवाल का एक हिस्सा मेरा फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी में आप साहित्य की उपस्थिति अपने युवावस्था से और इस समय में, आबादी बहुत बड़ी है, तो उस अनुपात में कहाँ पाते हैं? वो बढ़त जारी है, या वो हिंदी पर, ये हमेशा हिंदी में कहा भी जाता था कि हिंदी भाषा भाषी इलाकों में पुस्तकें पढ़ने का, साहित्य में रुचि रखने का, इस तरह का भाव तुलनात्मक रूप में कम है।
बंगाल, केरल और ऐसी जगहों में जहाँ दूसरी तरह का वातावरण राजनीतिक रूप से रहा, वहाँ ये तुलनात्मक रूप में दक्षिण के राज्यों में, इवन महाराष्ट्र में इसकी स्वीकृति तुलनात्मक रूप में ज्यादा रही है। तमिल, कर्नाटक, इन सब जगहों में रही। पंजाबी साहित्य की अपनी भूमिका रही। हिंदी की तुलनात्मक रूप में आबादी के अनुपात में उतनी उपस्थिति हम लोगों के युवावस्था में भी ये बात होती थी। अभी क्या हाल है? इस समय साहित्य की उपस्थिति समाज में नए लोगों में किस तरह की है? घटी है, बढ़ी है, या जैसी थी वैसी ही है? देखिए, अगर उसको आप एक स्तर पर आप देखेंगे तो किताबें अब पहले की तुलना, मतलब हम लोगों के समय की तुलना में अधिक बिक रही हैं। नए लेखकों को अधिक संघर्ष भी नहीं करना पड़ रहा है अपनी पुस्तकें प्रकाशित कराने के लिए। बड़े बड़े प्रकाशक भी अब नए लेखकों की किताबें छापते हैं, उन पर कार्यक्रम कराते हैं, उनके उत्सव होते हैं, उनके लिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो पाठक भी अब उनको पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है समस्या ये नहीं है कि किताबें बिक नहीं रही हैं, किताबें तो बिक रही हैं, बल्कि समस्या ये मुझे लगती है व्यक्तिगत रूप में कि अब लोगों का उद्देश्य ही यही हो गया है किताबें ज्यादा बिकें। अब प्रायोरिटी एक लेखक की ये हो गई है, ये नहीं हो गई, ये कम रह गई है, या प्रकाशकों द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वही अच्छा है जो ज्यादा बिके। पहले ये होता था, एक लेखक जब लिखता था तो उसका उद्देश्य होता था कि वो अपने समय के सत्य को वो उसे अभिव्यक्त करना है। आज कहीं ये दबाव किताब की सफलता का पैमाना ये हो गया है कि कितनी जल्दी उसका एक संस्करण आता है। तो उसके लिए क्या हो गया होगा कि आप विषय थोड़ा ऐसे चुनेंगे जिसमें बिकाऊ होने की या बिकने की संभावना अधिक हो। आप शीर्षक इस तरह के रखेंगे, एक लेखक जब लिखेगा तो शीर्षक ऐसा करेगा, लिखेगा कि वो बिक सके जो किताबें। फिर पहले लेखक खुद मार्केटिंग नहीं करता था अपनी किताबों की, आज वो लेखक अपनी किताब बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बुराई नहीं है, ठीक है, वो कर रहा है। दिक्कत यहाँ पर है जब आप अपने कंटेंट को उससे प्रभावित करते हैं। तो समस्या ये आज भी है, जैसे अभी कुछ किताबें ऐसी आपको सूचना मिलेगी कि वो प्री बुकिंग में ही 3000, 4000, 2000 का एडिशन उनका प्री बुकिंग एडवांस उनको ऑर्डर मिल गए, और तीन एक ही महीने में 3 एडिशन हो जा रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो बिकने के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से हिंदी समाज की बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन ये कि उसकी चेतना में अब बाजार और बिकना ज्यादा प्रमुख तत्व हो गया है लिखने और एक सरोकार वाला लेखन करने की तुलना में। अच्छा, साहित्य में दक्षिण पंथ हम लोग के युवावस्था में बहुत संकेतक के तौर पे ही थे। कुछ इंडिविजुअल्स थे जिनके बारे में आलोचकों में और बातचीत में ये आता था कि वो दक्षिणपंथी हैं, लेकिन उनकी संख्या तुलनात्मक रूप में आप कह सकते हैं बहुत कम थी, लेकिन थे, बहुत से बड़े नाम थे उसमें जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था। इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है? जो दक्षिणपंथी सोच समझ है, वो हालिया साहित्यिक जगत में उनकी उपस्थिति कैसी है, उनका प्रभाव कैसा है, उनका हस्तक्षेप कैसा है? देखिए, हस्तक्षेप जहां तक गुणवत्ता के नजरिए से आप देखेंगे तो जितने भाजपा समर्थित या भाजपा द्वारा जीते गए जो राज्य हैं, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पर जो सरकारी संस्थान है उनके बड़े बड़े पुरस्कारों उन्होंने किसको दिए, आप इससे आप देखिए। उन्होंने तो उससे भी पता चल जाएगा कि राजनीतिक रूप से भले ये सफल हो चुके हों, भले दक्षिण पंथ इस समय केंद्र में और तमाम राज्यों में शक्ति आसीन है वो, लेकिन उनके साहित्य में अगर आप देखेंगे तो उनका पुराना दारिद्र्य, उनकी पुरानी जो विपन्नता थी वो आज भी यथावत कायम है। जो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार का एक साहित्यिक केंद्र है, संस्थान है, वो पुरस्कार देते हैं। ज्यादातर मेरे जैसा या तमाम सारे लोग जो पढ़ते लिखते हैं, साहित्य से वास्ता रखते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल जिसकी जैसी उम्र अपना खपा चुके हैं, लेकिन उसमें बहुसंख्य लोगों का
वो नाम तक नहीं जानते, न उनकी कृतियों का, न उनके लेखक का नाम तक, और वो सब लोग श्रेष्ठ पुरस्कार लेकर के चले जा रहे हैं। तो स्थिति ये है कि अगर गुणवत्ता और योग्यता के हिसाब से देखते हैं, मुझे लगता है कि उनका पुराना दारिद्र्य और ज्यादा गहरा गया है। अब उनके पास ऐसा नहीं है जैसे आप, लेकिन आरएसएस को अगर आप राष्ट्रीय सेवक संघ को आप देखिए तो उनमें अधिक पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। हिस्ट्री में उनके तमाम सारे समर्थक पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। ये साहित्य में वो अभी भी वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि साहित्य कहीं आपको प्रेम करना सिखाता है। अगर आपके भीतर एक प्रेम की भावना नहीं है, एक समाज को बेहतर बनाने का स्वप्न नहीं है, तो आप कभी भी अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते। और जो नफरत की राजनीति, ज्ञान प्राप्त करके, अध्ययन करके तो आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन साहित्य के लिए तो प्रेम होना चाहिए, और उससे वो हमेशा वंचित रहते हैं। तो वो दारिद्र्य अभी भी बना हुआ है उनके पास, लेकिन चूंकि सत्ता है उनके पास, तो सत्ता का पूरा इस्तेमाल करते हैं, सत्ता से सारे पद लेते हैं। और अभी जैसे दूसरी तरह की समस्या, पाठ्यक्रमों में वो परिवर्तन कराते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसा अनदेखा नहीं कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं काबिल हैं साहित्य में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। उनके पास सत्ता की ताकत है, शक्ति है, तो वो जो पूरा फंड होता है गवर्नमेंट का कल्चर के लिए, साहित्य के लिए, वो उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करते मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि उनके पास सत्ता की ताकत तो आ गई है, लेकिन उनकी रचना में ताकत पैदा नहीं हो पाई है, क्योंकि वो बिना प्रेम हो के भी नहीं संभव सकती। नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास ऐसी घृणा की दृष्टि होगी, वो कभी उनके पास रचना शक्ति नहीं आ सकती है, सृजनात्मकता की शक्ति नहीं आ सकती है। इसी बात पे इसको क्लोज करते हैं, समय हो रहा है। बहुत खूबसूरत बात आपने आखिर में कही, और देखते हैं दर्शकों को हमारे ये अलग तरह का की बहस, अलग तरह की बातचीत कैसी लगती है। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद इस तरह से औपचारिक हम लोगों ने बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।